गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कल्पना सोनी, जूलॉजी डिपार्टमेंट, आपको बीएससी पार्ट 3rd ईयर की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगी। जिसमें सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी है क्या। सरलतम शब्दों में हम कहें तो एम्ब्रियोज का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एग से लेके और एडल्ट बनने तक जीव में जो भी परिवर्तन होते हैं और वो एग से और एडल्ट तक जो भी जीवों में जहाँ तक वो पहुँचता है, उन सब के अध्ययन को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी उदाहरण के लिए हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ओंटोजेनिक डेवलपमेंट और एक फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। ओंटोजेनिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि समय के साथ एक अंडा प्रस्फुटित होता है और उससे लार्वा प्रकट होता है। ये लार्वा भोजन कर प्रमोचन करता हुआ प्यूपा अवस्था में बदलता है, जो स्वयं वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन ओंटोजेनिक डेवलपमेंट कहलाता है। दूसरे प्रकार के परिवर्तन में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार पुराने जीवों से नए जीवों को जो परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट कहलाता है। इस प्रकार हम दो प्रकार के डेवलपमेंट पढ़ते हैं। अब है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी को एक साइंटिस्ट था अरस्तु, जिसने सबसे पहले अपने अध्ययन किया एम्ब्रियोलॉजी पर और उन्होंने उसका भ्रूण के परिवर्तन का सविस्तार अध्ययन किया। इस प्रकार क्रमबद्ध परिवर्तन के अध्ययन के कारण ही अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु ने ग्रीक शब्द एम्ब्रियन का शब्द अपने शोध प्रबंध में किया है। इसके बाद अरस्तु के बाद बहुत सारे और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अध्ययन किए और उन्होंने प्री फॉर्मेशन सिद्धांत दिए, जिसमें ये बताया गया कि भ्रूण में शुरू से ही वयस्क जंतु के सभी अंग तंत्र सूक्ष्म रूप से विद्यमान होते हैं। इन्हें इनके अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण नहीं देखा जा सकता है। परिवर्तन के समय इन अंगों का स्थायीकरण व इनमें वृद्धि होती रहती है। एम्फिडोकल्स, प्लेटो, अन्य साइंटिस्ट इस मत के थे। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट उन्होंने मेंढक के अंडे का परीक्षण किया और रेखा चित्र बनाए और इसको जो है उन्होंने प्रतिपादित किया, प्री फॉर्मेशन थ्योरी दी। और ये बताया गया कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है उसमें क्या होता है कि स्क्वेडम ने पाया कि तितली के अंडे में उसका लार्वा होता है। इसी तरह जंतुओं के अंडों में पहले से लिया हुआ भ्रूण सूक्ष्म उपस्थित होता है। यही नहीं, स्वेडम के प्रेक्षण और वर्णन के आधार पर फ्रांस के दार्शनिक निकोलस डी ने यह विचार रखा कि भ्रूण में अगली संतति का भ्रूण भी पाया जाता है और उस अगली संतति के भ्रूण में उससे अगली संतति की पीढ़ी का भ्रूण भी मिलता है। इस प्रकार बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन पर कार्य किया। अब है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद प्री फॉर्मेशन थ्योरी रही, क्योंकि अंडों व भ्रूणों के सेक्शन काटकर उनका अध्ययन करना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि ये मुलायम तथा पिलपिले थे। इसके बाद जो है एपिजेनेसिस थ्योरी दी गई। एपिजेनेसिस थ्योरी में ये पूर्वरचना की मान्यता एकदम कम हो गई, क्योंकि ये नई थ्योरी एपिजेनेसिस कहलाई। इसकी शुरुआत अरस्तु से ही मानी जाती है। इसे एपिजेनेसिस नामक विलियम हार्वे ने 1651 में दिया। उसके अनुसार प्रीजेनेसिस त्रुटिपूर्ण था और भ्रूण का प्रारंभ नर या मादा दोनों युग्मकों के मिलने से होता है और यही कारण है कि संतति में दोनों माता पिता के गुण आते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूण एक समजात अविभेदित निषेचित अंडे से उत्पन्न होता है। हार्वे की पुस्तक एक वाक्यांश अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, समस्त जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं
खारवे के समय अंडा आज की तरह परिभाषित नहीं था। उस समय भ्रूण पिंड को ही अंडा कह दिया जाता था। स्तनों का अंडा तब तक किसी ने नहीं देखा या खो जाता। इसके बाद बेयर और उसकी थ्योरी, बेयर ने अपनी थ्योरी दी। भ्रूणिकी का विकास अल्बर्ट वॉन बेयर और उसके साथियों ने भी इस पर कार्य किया और उन्होंने बताया कि जंतु के जाति वृत्तीय इतिहास व उसके भ्रूण के विकास में समानता, नोटोकोड की खोज व स्तनों के अंडे का वर्णन उनकी पुस्तकों में चर्चित बिंदु थे। और उन्होंने जो है बताया कि 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म व एंडोडर्म माने गए। बेयर ने प्रत्येक स्तर से बनने वाले अंगों का भी वर्णन किया। बेयर के कुछ अन्य निष्कर्षों के आधार पर ही बाद में हेकल ने थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन दी। थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, इसके अनुसार उन्होंने निम्न पॉइंट्स दिए। सबसे पहला पॉइंट जो था वो था परिवर्तन के समय जंतु के विशिष्ट लक्षणों से पहले सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। सेकंड, अत्यंत सामान्य लक्षणों के प्रकट होने के बाद अपेक्षाकृत कम सामान्य तथा अंततः विशिष्ट लक्षण विकसित होते हैं। इस प्रकार कशेरुक जंतुओं के भ्रूण में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, अक्षीय कंकाल तथा मसल जैसे लक्षण जो सभी कशेरुक जंतुओं में पाए जाते हैं पहले विकसित होते हैं तथा वर्गों के विशिष्ट लक्षण जैसे टेट्रापोड के उपांग, स्तनियों के बाल, पक्षियों के पंख बाद में विकसित होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन के दौरान, थर्ड पॉइंट है, इस प्रकार डेवलपमेंट के दौरान एक जाति का भ्रूण दूसरी जाति से धीरे धीरे अलग प्रकार का होता है। यानी कि सभी जो एम्ब्रियो हैं वो शुरुआत में एक से होते हैं, उनमें अंतर करना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे उनका डेवलपमेंट होता जाता है ये जो है अलग अलग होते जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, एक उच्चतर जंतु परिवर्तन के दौरान उन अवस्थाओं से गुजरता है जो निम्नतर जंतुओं के परिवर्तन से मिलती है। इसे हम कहते हैं हेकल का थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन। इसके बाद अन्य साइंटिस्ट ने भी कार्य किया और इन साइंटिस्ट के कार्य करने के बाद एम्ब्रियोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला डेस्क्रिप्टिव एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। डेस्क्रिप्टिव एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। तो डेस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी से आशय है एम्ब्रियो परिवर्तन के प्रक्रम को प्रस्तुत करना। भ्रूणिकी के प्रारंभिक काल में अधिकांश भ्रूण वैज्ञानिकों ने यही किया। उन्होंने किसी जंतु के प्रजनन का अध्ययन किया और भ्रूण में समय समय पर उनके होने वाले आकार आकृति के परिवर्तन को, अंगों के विकास का प्रेक्षण कर उनका वर्णन किया। इस प्रकार अरस्तु से बेयर तक के काल को डेस्क्रिप्टिव भ्रूण विज्ञान का काल माना जाता है। सेकंड है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इस प्रकार के उसमें जब अंडे से लेके एडल्ट बनने तक हम विभिन्न स्टेजेस में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर इन एक्सपेरिमेंट से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। उनके अध्ययन को हम एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और थर्ड है एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी। एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम भ्रूण विज्ञान तथा उससे संबद्ध कुछ विषयों को इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि इस शाखा के अंदर हम कई चीज़ें एक साथ पढ़ते हैं, जिसमें टेराटोलॉजी के भ्रूण में जो है विरूपता क्यों आती हैं। विरूपता को समझने के लिए कई बार आनुवंशिक या वातावरणीय कारणों से भ्रूण में विरूपता आ जाती है, वे सामान्य रूप से परिवर्तित नहीं होते हैं, और विरूपता लाने वाले पदार्थ जो है टेराटोजन कहलाते हैं। तो एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भ्रूण या उनके अन्य किसी जंतु का परिवर्तन जब होता है तो उसमें क्या परिवर्तन पाए जाते हैं, इस प्रकार हम एनालिटिकल परिवर्तन इसके अंदर पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम आगे बताएं।
थैंक यू।